Assalamu alaikum audience. I am Dilara, presenter of today's webinar. My educational career started in Shalamar Medical and Dental College, Lahore, and currently I am pursuing final year Doctor of Physical Therapy. By the grace of Allah Almighty, today I am here to talk about the clinically important biomechanical concepts and the principle. टॉपिक जो हमारा आज का है वो लोअर लिम्ब की बायोमैकेनिक्स पर आता है कि वो किस तरह से अफेक्ट होती है प्रेगनेंसी के अंदर। इसमें हम क्या देख सकते हैं, हम देखेंगे कि किस तरह से प्रेगनेंसी पेन कॉज करती है, ओरिएंटेशन को चेंज करती है और मसल की स्टिफनेस और आर्थराइटिक चेंजेस तक बात किस तरह से जाती है और क्यों जाती है। ठीक है, और ये जितने कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये हम लोग वैसे कॉमनली ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन पेशेंट तो आना है ना क्लिनिक में, और इनको समझना क्लिनिकल रीजनिंग के लिए, पेशेंट की असेसमेंट करने के लिए और एक अच्छा सा प्लान ऑफ केयर और ट्रीटमेंट बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। और I would like to begin the session by expressing my sincere gratitude to PMC Professionals Hub. सो दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सिंपल रखूं और इंशाल्लाह समझ भी आएगी। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं ये चीज़। एक्चुअली अगर हम देखें ना तो प्रेगनेंसी का जो पीरियड है उसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी चेंजेस आती हैं। ठीक है, हार्मोनल से लेके आपका पोस्चर तक सब जो है ना अफेक्ट हो रहा होता है। तो उसके इफेक्ट होने की वजह से नॉर्मल फीमेल का और एक प्रेग्नेंट फीमेल का प्लान ऑफ केयर तक और उसकी जो असेसमेंट वगैरह चीजें हैं, ये वाली सारी क्लिनिकल रीजनिंग है, वो सब तो होंगी ना, चेंज होंगी। सही है, तो इसीलिए ये वाला जो है ना हम लोग लेक्चर ले रहे हैं। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से एक छोटी सी बायोमैकेनिकल चेंज या फिर ओरिएंटेशन का जो चेंज होना है वो क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस और सिम्टम्स को कॉज करता है। बाकी इसके अंदर हम फिजिकल थेरेपी की कुछ इंटरवेंशंस हैं उनको देखेंगे, लेकिन अ, वो ब्रीफली ही मैं बताऊंगी, ज़्यादा इतना नहीं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी खासी बड़ी वाली कहानी है भाई। लेकिन उसका एक ओवरव्यू तो एंड पे जो है ना वो मैं दे दूंगी। इम्पोर्टेंस पढ़ने की ये है ताकि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो अच्छे से असेसमेंट भी करें, डायग्नोज अच्छा करें, फिर ट्रीटमेंट अच्छा बनाएं, इंडिविजुअल पेशेंट के लिहाज से ट्रीटमेंट प्लान को क्रिएट करें। लोग फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेज और ये छोटा सा मसला जो है वो क्या करता है, वो बड़ी वाली कंडीशन को प्रमोट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आर्थराइटिक चेंजेस है ना और वो किसी पेशेंट ने, किसी फीमेल ने वो नहीं ट्रीट करवाई, तब तो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद इस तरह से होगा कि इन्फ्लेमेशन और माइक्रो ट्रॉमास रहते रहते वो कंडीशन ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस ले आती है। और फिर भी अगर वो प्रॉपर प्लान ऑफ केयर फॉलो ना करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस तो फिर हो ही जाता है ना। और इसके अलावा ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस, 2, 3, 4, 4 तक बात चली जाती है। यानी एक कहावत है ना जिस तरह से कि भाई निप द इवल इन द बड, तो अगर उसको वहीं से नहीं ना पकड़ा तो फिर बात सर्जरी तक पहुंच जाती होती है, यहाँ तक कि नी जॉइंट को रिप्लेस तक करने की भी नौबत आ सकती है। सही है ना, तो ये सब चीजें हैं, मैंने इम्पोर्टेंस बताई है कि आज क्यों हम लोग इस चीज को पढ़ने लगे हैं। ठीक है, और चेंजेस हैं, सबसे पहले हम स्पाइन के लेवल पे देखेंगे, देन उस स्पाइन की वजह से आगे क्या क्या चेंजेस आती हैं पेल्विस में, देन हिप जॉइंट, कैसे नी जॉइंट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, फिर फुट के अंदर क्या चीज है, फिर थोड़ा सा ओवरव्यू है काइनेटिक चेन के बारे में, और वो किस तरह चेंज हो रही है, प्रेगनेंसी किस तरह से इफेक्ट कर रही है। और टेबुलेटेड समरी है, यहाँ पे एक टेबल है जो कि पिछली सारी बातों को कवर करेगा, समराइज करेगा, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा सा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना भी आसान होगा और एक माइंड की पिक्चर बन जाएगी। उसके बाद आई होप ये सब चीजें आसान हो और कॉन्सेप्ट जो कंफ्यूजिंग है वो भी क्लियर हो जाए। बाकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस है, सिम्टम्स किस तरह से पेशेंट में आ रही हैं वो है, और फिजिकल थेरेपी का एक ब्रीफ सा रोल है।
और वही प्राइमरी इसकी जो वजह है वो हार्मोनल चेंजेस से स्टार्ट होती है। फीमेल प्रेग्नेंट हुई, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आई, और जो सबसे मेजर हार्मोन वो है होता है रिलैक्सिन। और वैसे प्रेगनेंसी के हार्मोन्स में तीन मेजर हार्मोन्स होते हैं, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। लेकिन इसमें से जो रिलैक्सिन है ना, उसके नाम से जाहिर है इसने ना रिलैक्स करना है। किस चीज को रिलैक्स करना है? लिगामेंट्स को, सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट्स को, कनेक्टिव टिश्यू को, ताकि चीजें इस तरह से हो कि डिलीवरी का पीरियड जो है वो आसान हो। इसका प्राइमरी ये होता है फंक्शन कि ये पेल्विक और उसके इर्द गिर्द के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसकी मोबिलिटी को हाई करे, वहाँ के लिगामेंट्स को लूज कर दे। लेकिन अफेक्ट तो वही फिर पूरी बॉडी पे होता है ना। तो उसी की वजह से जो बाकी जॉइंट्स हैं वो भी अफेक्ट होंगे। और जब बाकी जॉइंट्स अफेक्ट होंगे तो उनकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उनकी कम हो जाएगी, और उन पे जितना स्ट्रेस पड़ता था पहले, अब पहले की निस्बत स्ट्रेस भी कई गुना ज्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से इंजरी के चांसेस होते हैं। इसकी वजह से फ्रिक्शन ज्यादा होती है जॉइंट सरफेसेस के दरमियान में। पेशेंट को पेन की, मसल स्पाज्म की, स्टिफनेस की, स्ट्रेन्स वगैरह की जो है ना शिकायत भी रहती है। और एंड पे बात ऑस्टियोआर्थराइटिस तक भी जा सकती है। कुछ मसल्स हैं उनका डिस्फंक्शन और इम्बैलेंस भी इनकी हो सकती है। तो ये चीज़ है। फर्स्ट स्टेप जो है वो स्पाइन और पेल्विस है, उसके बारे में कि वो किस तरह से उसके अंदर चेंजेस वगैरह आती हैं, तो ये हम पढ़ लेते हैं। एक्चुअली स्पाइन में जो चेंज आता है, जो लंबर स्पाइन में चेंज आता है, वहीं से ही तो चेंज स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से बाकी लोअर लिम्ब भी चेंज होता है। फिर थोरेसिक स्पाइन भी चेंज होती है, सर्वाइकल भी। तो चेंजेस जो है ना वो स्टार्ट यहाँ से ही होती हैं, और वो किस तरह होती हैं उसको हम अभी देख लेते हैं। ये बिल्कुल एक बेसिक वाली स्लाइड थी, इसके अंदर जो नॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन है वो दिखाया गया है। कर्वेचर 4 नॉर्मल कर्व्स होती है ना, दो उसमें से प्राइमरी होती हैं, दो सेकेंडरी होती हैं। थोरेसिक और सेक्रल प्राइमरी होती हैं, ठीक है। और बाकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, और स्पाइनल लोडिंग है। अब चूंकि अपने बायोमैकेनिक्स पढ़नी है, जिसके अंदर हम लोग ह्यूमन बॉडी के अंदर फोर्सेस का पढ़ते हैं कि भाई किस तरह से फोर्स एक्ट करती है और हमारी बॉडी ने उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड किया उस फोर्स को। तो उसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक मेजर कॉन्सेप्ट है। मेजर भी है और बेसिक भी है, क्योंकि इसका एक अच्छा खासा रोल है बैलेंस को मेंटेन करने में। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। इसके अलावा ये भी हम देखेंगे किस तरह से जो प्रेगनेंसी है वो इन कर्वेचर्स को भी चेंज करती है, और कर्वेचर्स के चेंज होने की वजह से मसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और बाकी जो ओरिएंटेशन ऑफ द लोअर लिम्ब है उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो लंबर स्पाइन से ही बात शुरू कर लेते हैं। ग्रेजुअली ही चाहे चेंजेस आती हैं, लेकिन आती तो हैं। तो इंक्रीज इन द एब्डोमिनल मास ग्रेजुअली, ठीक है, वो क्या करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शिफ्ट कर देगा एंटीरियरली और सुपीरियरली। क्योंकि जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होता क्या है, वो तो वही है ना जहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि जहाँ पर मैक्सिमम वेट आपका आ रहा है, एवरेज पॉइंट वो, ठीक है। एवरेज मैक्सिमम कहाँ पे लग रहा है वेट सबसे ज्यादा ना, उस वाले एक पॉइंट को हमने कह दिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉर्मल क्रल के थोड़ा सा एंटीरियरली होता है। मोस्ट ऑफ द बुक्स उनको में यही कोट करती हैं कि S2 जो सेकंड सेक्रल वर्टिब्रा है ना, उसके थोड़ा सा आगे से पास कर रहा है। अब अगर बॉडी की पोजीशन चेंज होती है, जिस तरह अगर हम कोई चीज पकड़ने के लिए आगे झुकते हैं ना, तो वो S2 के थोड़ा सा इंटीरियरली नहीं रहता सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो भी चेंज होता है। तो बॉडी की पोजीशन जो है वो जब चेंज होती है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज होता है। इसी तरह से जब बॉडी का वेट, एब्डोमिनल वेट तो खास तौर पे, जब वो इंक्रीज होता जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे को मूव करेगा, एंटीरियरली और थोड़ा सा सुपीरियरली भी। और उसके आगे मूव करने की वजह से बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी आ जाती होती है कि वो आगे को गिरने लगती है। तो जो हमारी बॉडी है, ऑब्वियसली हर एक चीज ने क्या करना होता है, कोशिश करनी होती है कि वो स्टेबल रहे। तो हमारी बॉडी की भी यही कोशिश है, और वो भी इसी तरह से अडेप्ट करेगी ना। तो बॉडी किस तरह से अडेप्ट करेगी, जो उसकी जो लॉर्डोटिक कर्व है, जो कि इंक्रीज हो गई हुई थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इंक्रीज होने से और एब्डोमिनल मास के ज्यादा होने की वजह से, अब क्या होगा कि कंपनसेशन के तौर पे जो थोरेक्स वाला पोर्शन है, वहां पे जो थोरेसिक कर्व है वो
उसका भी जो कर्वेचर है ना थोरेक्स का, वो इंक्रीज हो जाएगा। बंदा पीछे को ऊपर से हो जाएगा, यानी कि बैकवर्ड लीन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ताकि उसका बैलेंस जो है वो मेंटेन हो। लेकिन एक चीज चेंज जो होती है ना, वो दूसरे को भी चेंज करती है। तो फिर ऊपर थोरेसिक हम्प जो होता है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से सर्वाइकल लॉर्डोसिस भी इंक्रीज होने लग जाएगी। पेशेंट जो है वो ज्यादा प्रोन होगा इस चीज के कि वो फॉरवर्ड हेड पोस्चर की तरफ जाए। और अगर फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो गया तो उसके साथ रिलेटेड राउंडेड शोल्डर्स भी होते हैं। वैसे भी पेक्टोरल मसल्स की टाइटनेस की वजह से राउंडेड शोल्डर्स की भी कंप्लेन हमें देखने को मिलती है। तो ये तो ऊपर वाली स्पाइन के ऊपर इफेक्ट आ गया ना। नेक्स्ट, नीचे क्या होता है? जब लोडोटिक कर्व इंक्रीज हुई तो सिर्फ इसका इफेक्ट इतने से एरिया में नहीं रहा है। सेक्रम जो बोन है उसके साथ पेल्विक बोन भी तो अटैच है ना। तो अगर यहाँ इस रीजन में कोई मसला आ रहा है, या फिर कोई डिफॉर्मिटी, या फिर कोई मूवमेंट टाइप भी आ रही है ना, तो पेल्विक बोन के ऊपर भी चेंजेस आएंगी। और ये कॉन्सेप्ट ना काइनेटिक चेन का होता है, और इसके बारे में आगे बताया भी हुआ है। उसको हम तब डिस्कस करेंगे। काइनेटिक चेन में यही है ना कि एक एक जॉइंट के ऊपर मूवमेंट सीरीज ऑफ अदर जॉइंट्स को अफेक्ट कर रही होती है। ओके, तो लोडोटिक कर्व है। लोडोटिक कर्व इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हुआ। अब पेल्विक टिल्ट नॉर्मली इस तरह से है कि उसको हम कहते हैं न्यूट्रल पेल्विक टिल्ट, जिसके अंदर एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन और प्यूबिक सिम्फिसिस दोनों एक वर्टिकल लाइन में होते हैं जब एक फीमेल खड़ी होती है। लेकिन अगर ASIS आगे की तरफ हो जाए, उस वर्टिकल लाइन से आगे की तरफ हो जाए, ठीक है, तो तब पेल्विक एंटीरियरली टिल्ट हुई होती है। अगर पीछे हो जाए तो पोस्टीरियरली होती है। तो इस कंडीशन के अंदर लोडोसिस जब भी होती है, तो लोडोसिस के इंटर्न जो पेल्विक टिल्ट है वो एंटीरियर वाली आती है। अब ये सब चीजें ग्रेजुअली ही होंगी, और जिस तरह से वेट बढ़ता जाएगा, यूट्रस ग्रो करती जाएगी, उस तरह से जो एब्डोमेन के मसल्स हैं वो लेंथन होते जाएंगे, वो अपनी उनकी स्ट्रेंथ लूज होती जाएगी, वो स्ट्रेच हो जाएंगे। आखिरकार वो स्ट्रेच वीकनेस के अंदर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम लंबर वाली साइड पे देखेंगे, तो जो बैक के मसल्स है ना लंबर पे, वो टाइट हो जाएंगे। उसकी वजह से लॉर्डोटिक कर्व इंक्रीज हुआ होगा। तो ये सब चीजें आपस में ना जुड़ी हुई हैं। उसके बाद इरेक्टर सुपिनाए और मल्टीपेडस है मसल। ठीक है, अब इन्होंने अपनी एक्टिविटी ज्यादा की है, इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेंगे। तो जब एक कुछ अरसे के लिए ना, कुछ थोड़े लंबे अरसे के लिए भी कह लें, जब एक हद से ज्यादा कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहे, या फिर वो रिलैक्स कह रही हूँ, थोड़ा स्ट्रेचिंग फॉर्म में रहेगा ना, तो क्या उसे कहते हैं, उसकी वजह से फिटीग वगैरह आ सकती है, उस मसल की एफिशिएंसी कम हो सकती है, वहां पर पेन की कंप्लेंट आ सकती है। ठीक है। और थोरेसिक स्पाइन है, इसके अंदर काइफोटिक कर्व इंक्रीज हो जाता है, जो कि एक कंपनसेशन के तौर पे है, प्राइमरी नहीं है, लेकिन ये एक सेकेंडरी चेंज आता है ताकि बॉडी गिरे ना, रिस्क ऑफ फॉल को हम कम कर सकें। उसके नतीजे में सर्वाइकल स्पाइन है, तो इसके अंदर भी सर्वाइकल स्पाइन की लोडोसिस ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो सब चीजें एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। पेल्विक टिल्ट की यहाँ पर नॉर्मल वाली जो है ना, वो यहाँ बताई हुई है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये है ना कि है क्या चीज पेल्विक टिल्ट। तो ओरिएंटेशन होती है ना ये, इसकी ओरिएंटेशन है ये पेल्विस और स्पाइन की है, कि स्पाइन और पेल्विस में एक्चुअली कितना टिल्ट आ रहा है, कितने डिग्रीज का टिल्ट आ रहा है ना। और इसके अंदर मैंने जिस तरह पहले बताया है कि ASIS और प्यूबिक सिम्फिसिस को एक सेम वर्टिकल प्लेन में होना चाहिए ना। बाकी यहाँ पर इलस्ट्रेशन के लिए ये डायग्राम है कि ये नॉर्मल फीमेल है और ये प्रेग्नेंट फीमेल है। तो इसके अंदर ये जो पेल्विस है, यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो पेल्विस है ये आगे की तरफ आ रही है। ये चीज लंबर एक्सटेंसर टाइट हो गए हैं, और उसकी वजह से प्रोग्रेसिवली लंबर लोडोटिक कर्व इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे बेबी ग्रो करेगा तो एब्डोमेन की जो मसल है वो भी स्ट्रेचिंग उनकी होना शुरू हो जाएगी, और वो भी वीक हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। ये जो डायग्राम है इसके अंदर मसल्स के साथ रिलेशन दिखाया गया है, किस किस तरह से एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जो है ना वो हो रही होती है। इंटीरियर पेल्विक टिल्ट के अंदर जिस तरह मैंने कहा था कि एब्डोमिनल मसल्स जो है वो स्ट्रेच कर रहे हैं, और जो बैक के मसल्स होते हैं
वो क्या कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जा रहे हैं। ठीक है। उसी तरह से जो रेक्टस फेमोरिस और बाकी के हिप के फ्लेक्सस हैं, लाइक आइलियोसोर्स वगैरह हो गए, वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और वो हिप को यानी पैल्विक बोन को एंटीरियरली, एएसआईएस को एंटीरियर की तरफ मूव करवाने में हेल्प आउट करेंगे, जिसकी वजह से जो पैल्विक टिल्ट है एंटीरियर वाली, वो सस्टेन्ड रहना शुरू हो जाती है। ग्लूटियल मसल्स वो वीक हो जाएंगे। एक्चुअली ये क्रॉस फॉर्म में ही बनता है। जिस तरह से अगर एब्डोमिनल्स हैं वो लेंथन हो गए हैं, तो उसके क्रॉस में ग्लूटियल मसल्स भी लेंथन हो गए हैं, दोनों वीक हो गए हैं। और जो बैक के एक्सटेंसर्स हैं वो फुली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जा रहे हैं, और जो रेक्टस मसल्स हैं और हिप के फ्लेक्सर्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आ रहे हैं। तो यानी क्रॉस फॉर्म में इस तरह से है कि दिस इज अ मसल इम्बैलेंस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मसल इम्बैलेंसमेंट। और उसकी वजह से रिजल्ट क्या निकल रहा है कि pelvic tilt एंटीरियर में हो गई है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना, ये पोस्टीरियर pelvic tilt दिखाई हुई है, इसके अंदर बिल्कुल ऑपोजिट वाली चेंजेस आती हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर तो लेंथन हो रहा था, वीक हो रहा था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अगर ग्लूटियस मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो पीछे की तरफ खींचेंगे वो पेल्विस को। कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा रिलैक्स और लेंथन फॉर्म में जा रहा है, ये तो इस पिक्चर में पता चल गया। एंटीरियर pelvic tilt increases during the pregnancy, especially from 12 to 36 week। ठीक है। और वैसे भी जितनी भी चेंजेस है ना, ये सब की सब ज्यादातर अगर मैं इनको कहूंगी तो वो लेट सेकेंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड में, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में भी, थर्ड तो पूरे में ही ना, सेकेंड में आना शुरू हो जाती है वैसे। और इंटीरियर pelvic tilt can increase the incidence of the low back pain and the pelvic pain। और pubic symphysis जो है वो थोड़ा सा पार्ट मूव कर जाता है, ताकि जो पेल्विक इनलेट है और पेल्विक आउटलेट है वो क्या हो जाए, थोड़ा सा ना वाइड हो जाए, और ये सपोर्ट करेगा डिलीवरी के अंदर। लेकिन इसकी वजह से पेन वगैरह आना शुरू हो जाता है, और एक कंडीशन होती है पेबिक सिम्फिसिस डिसफंक्शन, तो ये भी उसकी वजह से ही एक्चुअली आ रहा होता है, क्योंकि थोड़ा चेंज हो गया ना। और उसके बाद डिलीवरी के बाद भी कुछ जो फीमेल्स हैं वो नहीं करवाती है ना, फिजियोथेरेपी नहीं करवाती, तो उसकी वजह से ये वाली चीजें ज्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट पे अगर अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसके अंदर स्पाइन से रिलेटेड सब की सब चेंजेस थी। तो अगर मैं उनको एक सम अप करूंगी ना, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हॉर्मोन्स में खासतौर पे रिलैक्सिन हार्मोन, उसने क्या किया, लिगामेंट की लूजनिंग की, कनेक्टिव टिश्यू भी उससे लूज हो गए थे। और इसके साथ साथ जो वेट है, एब्डोमिनल मास है, वो इंक्रीज होता गया। और उन दोनों ने मिलके जो काम करवाए वो क्या थे, वो पोस्चरल एडेप्टेशन थे। अब वो उसमें पहले नंबर पे pelvic tilt का इंक्रीज होना, देन सेकंड पे लंबर लॉर्डोसिस का इंक्रीज हो जाना। फिर जो ही लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज हुई तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आगे की तरफ मूव कर गया। ठीक है। और इसके साथ साथ pelvic सेपरेशन थोड़ी सी हुई है। वही जो बात मैंने पहले की है, डिलीवरी में सपोर्ट करेगी ये चीज, बट pelvic डिसफंक्शन यही से स्टार्ट होता है। तो ये सब चीजें जो है ना, यही अभी तक चल रही हैं। और अब इन्होंने अब ऊपर वाली स्पाइन को और नीचे वाले लोअर लिम्ब को भी अफेक्ट करना शुरू कर देना है। सेकेंडरी चेंजेस हम इनको कह सकते हैं। इन सब की वजह से ना सेकेंडरी चेंजेस जो आती हैं ऊपर वाली स्पाइन में, वो काइफोटिक कर्व है और सर्वाइकल हाइपरलोडोसिस है, यानी फॉरवर्ड हेड पोस्चर। तो वैसे तो ये सब चीजें कंपनसेटरी हैं, बॉडी अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश ही कर रही है। ये डायग्रामेटिक है पिक्चर, और साइड बाय साइड इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, मेंटल पिक्चर अच्छी बन जाती है बंदे की। कि यहाँ पे ना जो ब्लू लाइन है जो बिल्कुल वर्टिकल है, दिस इज द लाइन ऑफ ग्रेविटी। और यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन में लाइन ऑफ ग्रेविटी की भी चेंजिंग दिखाई हुई है। एक चीज और भी है, यहाँ पर क्या है, लंबर लॉर्डोसिस, लेकिन यहाँ पे तो नॉर्मल है। तो यही तो चेंज हुई है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इंटीरियरली जाने की वजह से। और यहाँ पर थोरेसिक कर्व जो है वो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे कर्वेचर इंक्रीज हो गया। उसी के साथ साथ वुमेन का सर है वो थोड़ा सा ना आगे को हो जाता है, यानी वो फॉरवर्ड हेड पोस्चर की तरफ जाना शुरू कर देता है। इसकी वजह से सर्वाइकल लोडोसिस जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इस लंबर लोडोसिस के साथ रिलेटेड एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है। और एक चीज और भी है, वो है नीज लॉकिंग।
या फिर हाइपर एक्सटेंडेड नीज। ये हम नी वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। हिप जॉइंट है और यहाँ पर उसकी नॉर्मल बिल्कुल एनाटमी है, और जो ओरिएंटेशन है एनाटमी है हिप जॉइंट की वो स्पोर्टिव है, और स्पोर्टिव रोल प्ले कर रही होती है कि एफिशिएंटली वेट ट्रांसमिशन हो, जॉइंट के ऊपर वियर और टियर ना इतना ज़्यादा आए। लेकिन अगर वो चेंज होगा तो फ्रिक्शन बिटवीन द टू जॉइंट सर्फेसिस वो भी इंक्रीज हो सकती है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन बार बार हो सकती है, रिपीटेडली माइक्रो ट्रॉमास आ सकते हैं, और फिर कंडीशन आर्थराइटिस की तरफ भी जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए एक नॉर्मल एनाटमी की बहुत इंपॉर्टेंस है, और डिलीवरी के बाद नॉर्मलाइज करने की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। दूसरी पहले बोनी एनाटमी है, देन बॉल एंड सॉकेट है। सब सब लोगों को पता है ये चीज़, ठीक है। लाइन ऑफ ग्रेविटी है हिप जॉइंट की, थोड़ी सी ये एक चीज़ है कि पोस्टीरियर टू द हिप जॉइंट एक्सिस, वहां से पास करती है। और जॉइंट फ्रिक्शन फोर्सेस हैं, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है, बट प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर यहाँ पर भी चेंज आता है। जो एसिटाबुलम है उसके इंटीरियर पार्ट पे फिर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्सेस आती हैं प्रेग्नेंट वुमेन में, ठीक है। और पेल्विक स्टेबलाइजर्स हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, क्योंकि ये एबडक्टर्स तो हैं ही हिप के, थोड़ा सा ये हेल्प आउट करते हैं एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप के अंदर भी, बट सिंगल लेग के अंदर जो बैलेंस होता है वो ये करते हैं पेल्विक स्टेबलाइजर्स। और इनकी वीकनेस अगर हो तो पेल्विक ड्रॉप भी हो सकती है, और वो बाद में वेडलिंग गेट की तरफ चली जाती है। यहाँ पर भी एक समराइज्ड फॉर्म में पॉइंट्स में लिखा हुआ है, वेट गेन हुआ, बॉडी मास इंक्रीज हुआ, फिर पेल्विक टिल्ट जो है वो इंटीरियर हो गया। तो उससे हिप जॉइंट के ऊपर क्या फर्क पड़ा है, ये एक नई बात है। तो वो थोड़ा सा फ्लेक्शन में और इंटरनल रोटेशन में चला गया, जिसकी वजह से जो एसिटाबुलम है उसके इंटीरियर वाला जो पोर्शन है ना, उस पर ज्यादा स्ट्रेस आएगा, उस पर ज्यादा कंप्रेसिव फोर्सेस आएंगी। और इसके साथ साथ जो है ना हिप जॉइंट वो लेस स्टेबलाइज्ड भी है। और वो क्यों लेस स्टेबलाइज्ड है, वो फिर उसी वजह से, लिगामेंट्स की वीकनिंग की वजह से। तो सपोर्ट कम होती जा रही है, स्ट्रेस ज्यादा होता जा रहा है। और ये एक बात है, अगर ये समझ आ गई ना तो कुछ भी नहीं है ये पूरी, यानी कि बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट हो जाएगा, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है फिर। और ग्लूटियस मीडियस मिनिमस दोनों इकट्ठे काम करते हैं पेल्विक को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि हिप जॉइंट थोड़ा सा फ्लेक्शन में जाता है और थोड़ा सा इंटरनल रोटेशन में जाता है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा एडक्शन में भी जाता है हिप जॉइंट। तो एडक्टर्स जो है वो हर वक्त काम कर रहे हैं, वो हर वक्त कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, तो उनके ऊपर भी स्ट्रेस पड़ा है। और जो एबडक्टर्स हैं वो वीक हो जाते हैं, हिप की एबडक्शन उतनी रेंज में नहीं रहती, थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर से फिर से देख लें, अब यहाँ पे क्या है ना कि इम्बैलेंसमेंट आ गया है, एडक्टर्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एबडक्टर्स जो है उनका काम थोड़ा सा कम हो गया, वो थोड़े स्ट्रेच में जा रहे हैं। तो ये मस्कुलर इम्बैलेंस ही होता है जो बाद में फिर क्या करता है, रिपेन करता है। और मस्कुलर इम्बैलेंस जो है ना, अगर वो बहुत अरसे तक रहे और अच्छा खासा वाला हो तो फिर डिफॉर्मिटीज वगैरह भी आ जाती हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द बेसिक कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोमैकेनिक्स। इसके अंदर यहाँ पर नॉर्मल बॉडी का है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस दिस इज द पॉइंट कि हम जहाँ पे कहते हैं कि भाई एवरेज बॉडी का जो वेट है ना वो हम यहाँ कंसिडर करते हैं। और इस पॉइंट में से अगर हम बॉडी के साथ एक प्लम लाइन को लगाएं, ठीक है, तो वो सीधी जो पास करेगी ना, इस पॉइंट में से पास करेगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से पास करती हुई जब जाएगी, हम देखेंगे कि जो वो लाइन है ना, इमेजिनरी ही कह लो चाहे, वो कहाँ से पास होती है, वो ईयर लोब्यूल में से पास करेगी, देन थोरेसिक कर्व में से T9 के लेवल पे तकरीबन वहां से होती है, फिर नंबर कर्व के थोड़ा सा पीछे से पास करती है, फिर S2 के थोड़ा सा आगे से जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, देन हिप जॉइंट के थोड़ा सा पोस्टीरियरली, और फिर नी जॉइंट और उसके बाद एंकल और फुट, ठीक है। नी के थोड़ा सा मीडियल वाली साइड पे रहती है। और देन ये जो दोनों पाँव की बेस ऑफ सपोर्ट है उसके दरमियान में आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो फिर बंदा बैलेंस ही नहीं होगा। तो अब ये किस तरह चेंज है यहाँ पर, ये नॉर्मल, ठीक है। अब विद प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस, और जिस तरह से ग्रेजुअली टाइम पीरियड इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे ही चेंजिंग किस किस तरह से आ रही है ना वो यहाँ पे दिखाई हुई है। नॉर्मल ये थी और उससे डेविएट कर गई,
यानी कि ये आगे हो गई है। जब आगे होती है इसका मतलब है कि बॉडी जो है ना वो आगे गिरने के लिए ना ज्यादा प्रोन हो गई है। तो उसकी कंपनसेशन में अ, ये जो है ना ये पीछे को लीन बैकवर्ड कर रही है। तो इसी तरह से ये सारी चीजें बनती हैं कि सबसे पहले बॉडी का वेट इंक्रीज हुआ, एब्डोमिनल मास इंक्रीज हुआ, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सुपीरियरली और इंटीरियरली आ गया। उसकी वजह से एज अ कंपनसेशन ताकि नीचे ना गिर जाए, जिसको फॉल कम हो जाए, बॉडी सही तरह बैलेंस बनाए रखे, तो अपर बॉडी या अपर बैक जो है वो लीन बैकवर्ड करने की कोशिश करती है। तो उसकी वजह से थोरेसिक काइफोसिस डेवलप कर जाता है। बाकी एनी चेंज इन द एनाटमी, लिवर, आर्म्स, ठीक है, इन सब में चेंज आएगा, या फिर मस्कुलर इम्बैलेंसमेंट आता है, तो वो सब स्ट्रेस जो है वो ज्यादा ही डालेंगे। और जो आपके पास कंप्रेशन पड़ती है, कंप्रेसिव फोर्सेस होती है, और जॉइंट के ऊपर अच्छा खासा लोड पड़ता है, तो उसके फिर जो नतीजे आते हैं वो हम आगे देख लेते हैं, वो क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस में देखेंगे। लेकिन फिर आते हैं और वो सिग्निफिकेंट होते हैं। नी जॉइंट, नी जॉइंट की नॉर्मल एनाटमी सभी जानते हैं वैसे तो। फीमर और टिबिया, यहाँ पे मीडियल बोन है, फिबुला लैटरल बोन है, ठीक है। बाकी लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स सपोर्ट करें नी को। एक्स्ट्रा कैप्सुलर भी होते हैं, फिर वो इंट्रा कैप्सुलर भी होते हैं। और मसल्स, मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वाड्रिसेप्स, हाँ, हैमस्ट्रिंग्स वगैरह, फिर पॉप्लिटियस, सब के सब मसल्स जो हैं ये सब एक अच्छी अलाइनमेंट को प्रमोट करते हैं। और इस तरह से ही अलाइनमेंट और ओरिएंटेशन रखते हैं कि कम से कम स्ट्रेस में बंदा आराम से चल फिर भी ले, बैलेंस भी कर ले, गेट भी अच्छी हो उसकी। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो जो नी जॉइंट है ना उसका रोल बायोमैकेनिक्स के रिलेटेड यही होता है कि वो शॉक को एब्जॉर्ब भी करता है, क्योंकि उसके अंदर मेनिस्काई लगे हुए हैं, ठीक है। और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है गेट में। लोड की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर, लोड की डिस्ट्रीब्यूशन में 60% ऑलमोस्ट, या फिर 60 to 70% मीडियल कंपार्टमेंट क्लियर कर रहा होता है। फिर इसके अंदर एक लॉकिंग वाला मैकेनिज्म है, सिक्यू होम मैकेनिज्म जिसको कहते हैं, जो कि एक्सटेंशन में नी लॉक हो जाता है ना, ये उसके रिलेटेड बात है। देन क्यू एंगल है, क्यू एंगल रिलेटेड है अलाइनमेंट से, जिसके अंदर वेलगस और वेरस डिफॉर्मिटी भी हम पढ़ सकते होते हैं। क्यू एंगल नॉर्मली 15 डिग्रीज ऑलमोस्ट होता है फीमेल के अंदर, और अगर ये थोड़ा सा डेविएट कर जाए तो फिर डिफॉर्मिटी आ जाती है नी के अंदर। अच्छा, ये बायोमैकेनिकल चेंजेस हैं, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नीज भी देखने को मिलती है। इसको हम एक और भी नाम देते होते हैं, जीनो रिकर्वेटम, ठीक है। तो ये इस कंडीशन का नाम है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी का। देन एसीएल है, जितने भी लिगामेंट्स हैं वैसे तो उनकी लूजनिंग हुई हुई है, और उनकी एडेप्टेशन भी आराम से हो जाती है, वो आराम से ही लेंथन हो जाते हैं। और जितना वो सपोर्ट पहले करते थे नी जॉइंट को, उतना अब नहीं करेंगे। तो ये एक और फैक्टर है। देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो जो वेट इंक्रीज करेगा ना, उस तरह से जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है या फिर वेट है वो मीडियली आता जाएगा। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मीडियल की तरफ आता जाएगा। तो जो स्ट्रेस है मीडियल कंपार्टमेंट पे वो भी ज्यादा होता जाएगा। और इस तरह से लिगामेंट्स पे भी इफेक्ट आता जाता है, और जो बोन की सर्विसेज वगैरह है उस पे भी, और कार्टिलेज इरोजन के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। एक और चीज भी होती है, वो पटेलोफेमोरल पेन की होती है, ठीक है। वो भी इसी वजह से है ना। यहाँ पर भी दिखाया हुआ है, ये नीज जो है ना हाइपर एक्सटेंडेड है, यानी पूरे तरीके से कोशिश की हुई है कि भाई स्ट्रेट रहे टांगे। लेकिन चलो कोई नहीं, ये भी कोशिश ही है ना, की है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है उससे बचने के लिए हमें बस पेशेंट को एजुकेट करना है। ये बना एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोमैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है। और इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि जो नीज होते हैं प्रेग्नेंट फीमेल के, वो वेलगस की डिफॉर्मिटी में जाते हैं, ठीक है। और उनके अंदर जितना नॉर्मल वेलगस होता है उससे ज्यादा हो जाता है, और उनके नीज पर भी ज्यादा ही बोझ पड़ता है। और बाकी लिगामेंट्स की वजह से तो लिगामेंट्स तो लूजनिंग होगी ना, तो उनकी वीकनेस की वजह से क्या होगा कि जॉइंट बहुत अच्छे तरीके से जिस तरह पहले स्टेबल था उस तरह से नहीं होगा। लेकिन एक नॉर्मल फीमेल में भी वेलगस की कंडीशन होती है। इसके लिए
यहाँ पर ना एक रिलेशनशिप बताया हुआ है मैकेनिकल एक्सिस का और एनाटॉमिकल एक्सिस का। मैकेनिकल एक्सिस मूवमेंट की रिलेटेड है, वेट बियरिंग लाइन है, ठीक है। और स्टार्ट ये होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ हेड से, ठीक है, नीज के दरमियान से पास करती हुई ये एंकल के सेंटर में से पास कर लेती है, ठीक है। तो अब इसको नीज के मीडियल एंटीरोमीडियल वाली साइड से ही पास करना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। और दूसरी बात है एनाटॉमिकल एक्सिस की, ये दिखाया हुआ है ब्लू कलर से। ये ऑरेंज लाइन थी ना, ये मैकेनिकल एक्सिस की थी। अच्छा, एनाटॉमिकल एक्सिस जो है ना, इसके अंदर ये एनाटॉमी की वजह से एक्सिस बनता है, यानी जो ओरिएंटेशन है नॉर्मल, उसकी वजह से अ, जो लाइन क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब ये दोनों चीजें, आप ये जो एनाटॉमिकल एक्सिस है, ये शाफ्ट फीमर जो है ना, उसकी ऑब्लिक्विटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे नजर आ रही है कि ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा ना एंगल बन रहा है। और उन्होंने कहा है कि ये 6 डिग्री का एंगल है, और इसी ओब्लिक्विटी की वजह से नॉर्मली थोड़ा सा, नॉर्मली क्या होता है कि 6 डिग्रीज ऑफ वैल्गस प्रेस्ड होता है। तो हम कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल वैल्गस अलाइनमेंट ऑफ नी जॉइंट है ये, ठीक है। अच्छा, वो तो चलो नॉर्मल है, लेकिन प्रेगनेंसी में थोड़ा सा इसी चीज को हम ना आगे लेके चलते हैं, एक्सैजरेट हो जाती है ये चीज। वो इस तरह से है, पेल्विस वाइड हुआ, हिप जॉइंट थोड़ा सा मीडियली रोटेट किया, ठीक है, जिसकी वजह से जो पूरी की पूरी फीमर की शाफ्ट थी, ठीक है, वो भी तो थोड़ी सी इंटरनली रोटेट की थी ना, और फीमर थोड़ी सी एडेप्टेड भी हुई थी। इन दोनों चीजों की वजह से नीचे की जो टिबिया थी, वो थोड़ा सा एक्सटर्नली रोटेट कर दी, क्योंकि ऐसे ही होता है, एक बोन थोड़ा सा उसके अंदर जब चेंज आता है जॉइंट पे, तो उसके आसपास वालों के ऊपर भी फर्क तो पड़ता है, ठीक है। अब नॉर्मल अलाइनमेंट क्रिएट करने के लिए ना बॉडी कोशिश कर रही होती है, उसी वजह से ये दोनों चीजें हुई हैं, ठीक है, फीमर की और टिबिया की भी रोटेशन। तो होता इस तरह से है कि मैकेनिकल एक्सेस जो है, वेट के इंक्रीज होने की वजह से, पेल्विस की वाइडनिंग की वजह से, और हिप जॉइंट की जो अभी ओरिएंटेशन थोड़ी सी जो चेंज हुई है, इंटरनल रोटेशन जिसे हम कहते हैं, इन तीनों चीजों की वजह से ना, जो मैकेनिकल एक्सेस होता है, यानी जहाँ से जो लोड बियरिंग लाइन है, वेट बियरिंग लाइन है, वो क्या करता है, थोड़ा सा मीडियली शिफ्ट हो जाता है। और एनाटॉमिकल एक्सेस वो क्या करेगा, थोड़ा सा ज्यादा ऑब्लिक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वाला जो एंगल है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये फीमर बोन है, ये थोड़ी सी इस तरह से हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा डेविएट कर जाएगी ना, तो उसकी वजह से ना जो वेल्गस है नी का, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्यू एंगल भी ज्यादा हो जाता है। और ये बात है अर्ली टू मिड प्रेगनेंसी की। लेकिन इसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा चीजें चेंज होती हैं। इसको देखने के लिए ना मैं 3 फेजेस में डिवाइड करती हूँ। एक होती है अर्ली टू मिडिल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, एक होती है लेट मिडिल प्रेगनेंसी, और एक बिल्कुल लेट, जो लास्ट ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर है ना, उसकी बात करें। अब अर्ली टू मिडिल प्रेगनेंसी के अंदर क्या था, अगर मैं चीजें रिवाइज करूँ, तो उसके अंदर इमोरल इंटरनल रोटेशन भी हुई थी, फीमेल की एडक्शन भी हुई थी, और टिबिया थोड़ा सा एक्सटर्नल रोटेट कर रही थी। इन सब की वजह से दोनों नीज थोड़े से क्लोजर आ गए, और जो मीडियल कंपार्टमेंट था उसके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा बढ़ा, और जो डिस्टल एंड था टिबिया का, वो थोड़ा सा लेटरली हो गया, जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा वेलगस की डिफॉर्मिटी आ गई है, सही है, ज्यादा प्रोनेशन करते हैं, और उसके अंदर मीडियल बॉर्डर ऑफ द फीट के ऊपर वजन ज्यादा बढ़ता है। अब क्या होगा, नेक्स्ट वाली जो स्टेज है, वो लेट मिडिल प्रेगनेंसी की स्टेज है। इसके अंदर भी नॉक्ड नीज ही हमें नजर आते हैं, ठीक। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा मैकेनिकल एक्सिस लैटरली शिफ्ट होना शुरू होता है, सही है, क्योंकि कंपनसेटरी वर्क है ना, तो बॉडी ने वो करने की कोशिश तो की है अपनी तरफ से, ठीक। अब उसने नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है, और इसीलिए जो लैटरल कंपार्टमेंट था उस पे भी थोड़ा सा वेट बढ़ना शुरू हो गया। अब ऊपर से नजर तो यही आ रहा होता है कि भाई ये नॉक नीज ही हैं, लेकिन इस टाइम पे ना जो दोनों कंपार्टमेंट्स हैं, उन दोनों पर ही स्ट्रेस आ रहा होता है, ठीक है। दूसरी बात तो ये है कि जब बिल्कुल लेट प्रेगनेंसी का पीरियड होता है ना, तो अब उसके अंदर क्या है, चीजें कुछ ज्यादा एग्जैजरेट हो जाती हैं। वो ये है कि पहले से ज्यादा वेट इंक्रीज हुआ है, ठीक। अ, फिर हार्मोनल कंडीशंस हैं ऑब्वियसली। उसके बाद जो आपके नीज होते हैं ना, वो फिर भी वेलगस में ही दिखाई देते हैं, लेकिन जो उनका मैकेनिकल एक्सिस था, वो वापस से मीडियल में आ जाता है। यानी अब तो मीडियल जो कंपार्टमेंट है, उस पर कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। तो ये डेविएशन आती रहती है, थोड़ी चेंजिंग आती रहती है पूरे पीरियड के अंदर, ठीक। और थोड़ा ये कंफ्यूजिंग होता है कि कहीं पे ना कहीं कुछ लिखा होता है, कहीं कुछ लिखा होता है, तो वो उन्होंने इन फेजेस के लिहाज से लिखा होता है, डिफरेंट डिफरेंट। उसके बाद पहले नॉर्मली 6, अप्रोक्सीमेटली 6 डिग्रीज तक की डेविएशन थी ना, एंगल बन रहा था यहाँ पर। लेकिन अब क्या होगा, फीमर की ज्यादा ओब्लिक होने की वजह से 6 नहीं बनेगा, उससे थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, तो चेंज हो गया, ठीक है। इंक्रीज वेलगस हो गया, ठीक है। जो टिबिया का लैटरल पोर्शन लैटरली
मूव करता है, लैटरली सॉरी डिस्टल पोर्शन ऑफ टिबिया लैटरल मूव करता है, ऐसा तो वो वेलगसी कंडीशन है, उसके अंदर रोटेशन ऑफ द फीट ज्यादा अच्छे से हो जाती है, मीडियल बॉर्डर ऑफ द फुट के ऊपर ज्यादा वजन पड़ेगा, और इसी तरह से मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ नी जो है वो भी अच्छा खासा स्ट्रेस बियर कर रहा होता है। बाकी यहाँ पे एक की नोट है कि during pregnancy the knees undergo parent valgus deformity throughout, यानी पूरे पीरियड में हमें अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे किसी पेशेंट को ना, तो हमें यही लगेगा कि ब्लॉक्ड नीज है, ठीक है, और हम समझेंगे भी यही कि भाई सिर्फ मीडियल कंपार्टमेंट जो है ना पेशेंट का वही अंडर स्ट्रेस है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्रांजिशन आ रही है, चेंजिंग आ रही है लोड पैटर्न के अंदर, ठीक है। लोड पैटर्न भी ना दो तरह के होते हैं, एक वेलगस लोड पैटर्न होता है और एक पेरस होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लोड पैटर्न है वो चेंज हो रहा है वेलगस लोडिंग से पेरस की तरफ, ठीक, और बिल्कुल लास्ट जो स्टेजेस हैं उनके अंदर वापस से वो वेलगस पे आ जाता है, वेलगस लोडिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द नीज के ऊपर फिर से पूरा वजन आना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। अच्छा, फुट का और एंकल कॉम्प्लेक्स, इसको पढ़ते हैं, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली फुट के अंदर जो बोन्स होती हैं वो टैलस, कैल्केनियस, नेविकुलर बोन है, जिस तरह से यहाँ पर दिखाया हुआ है। यूनिफॉर्म्स हैं तीन, मेटाटार्सल्स, फिलेंजियल फिलेंजिस हैं, फिर क्यूबॉइड है, और जो हील बोन है कैल्केनियस, ठीक है। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं और इसके साथ जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो एसोसिएटेड है, और कनेक्टिव टिश्यू जिसे कहते हैं, और मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, और सबसे इम्पोर्टेंट फुट की आर्चेस। जो फुट की आर्चेस है यहाँ पे, मैंने बस एक रिकॉल करने के लिए यहाँ पर पिक्चर भी लगाई हुई है। दिस इज एंटीरियर ट्रांसवर्स, ये लेटरल वाली है, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल, और ये कौन सी है, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च। और वैसे ये नॉर्मली ये सब स्ट्रक्चर्स एक नॉर्मल बायोमैकेनिक्स को प्रमोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। अब जो नॉर्मल बायोमैकेनिक्स ऑफ फुट है उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि उनके कॉन्सेप्ट्स के अंदर आता है फुट की प्रॉपर्टी ऑफ शॉक एब्जॉर्प्शन, जो कि मेनली क्यों होती है, इसकी आर्च की वजह से होती है। देन गेट साइकिल, गेट साइकिल में भी प्रोपल्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देन काइनेटिक चेन का कॉन्सेप्ट है, वो पूरे के पूरे स्केलेटल में ही अप्लाई होता है वैसे तो। विंडलेस मैकेनिज्म है, ठीक है, और ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस हैं, वेट की ट्रांसमिशन है। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एक नॉर्मल बायोमैकेनिक्स के अंदर ना हम पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा कंसर्न क्या है कि हम लोगों ने प्रेगनेंसी रिलेटेड चेंजेस को देखना है, ठीक है। बिल्कुल वहीं से ही चीजें स्टार्ट हो रही हैं, जिस तरह से मैंने क्या कहा था कि हॉर्मोन्स और सबसे मेजर रिलैक्सिन का रोल है। तो हॉर्मोन्स की वजह से, वेट के इंक्रीज होने की वजह से, उसके अलावा नॉर्मल टेंडेंसी जो कि इंक्रीज हो जाती होती है प्रेगनेंसी में, किस चीज की, फ्लूइड की रिटेंशन की, ठीक है, यानी ज्यादा फ्लूइड रिटेंशन होना शुरू हो जाता है, जो ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है। अब ये सब चीजें मिलके क्या करती हैं, चेंजेस लेकर आती हैं, और इन सब की वजह से एक एक करके किस किस तरह से चेंज आता है ना, हम वो देख लेते हैं। तो भाई तीन मेजर चेंजेस थी, एक तो हॉर्मोन्स, देन वेट का इंक्रीज होना, देन नॉर्मली इंक्रीज्ड टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड रिटेंशन, और शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्लाइटली इंटीरियरली। ये चारों चीजें, इन चारों की वजह से ही सारी जो चेंजेस है ना वो आगे से आना शुरू हो जाती हैं। अब इसके जो ही फीमेल बॉडी का वेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता है, उसमें क्या है, फुट के ऊपर बहुत स्ट्रेस पड़ने लग गया। अब कुछ अरसे तक ना कंटिन्यूअसली सोल ऑफ फुट क्या है अंडर, सोल ऑफ फुट क्या है अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, और फ्लूइड रिटेंशन की जो टेंडेंसी है वो भी साथ बढ़ी हुई थी। इन सब की वजह से जो मीडियल आर्च है फुट की, वो कम होती जाएगी, और यहाँ तक के जो फुट का फ्लैट फुट हो जाता होता है, और सोल ऑफ फुट जो है ना वो ग्राउंड के इन कांटेक्ट आता है। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि पेशेंट के फ्लैट फीट हो गए हैं, और
इसका जो एक प्रॉपर नाम है वो क्या है, एस प्लेनस। ठीक है। और उसके अलावा जॉइंट्स जो है वहां पर जिस तरह से हार्मोन का इफेक्ट आया था कि वहां पे लिगामेंट लूज हो गए थे, उनकी वजह से हाइपर मोबिलिटी प्रमोट हो रही थी, उसी तरह से जो यहाँ फुट है ना, फुट के अंदर भी ऐसा ही होगा। फुट के जॉइंट्स की लेग्जिटी इंक्रीज हो जाएगी, मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन स्टेबिलिटी तो कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो एक नॉर्मल फ्लूइड रिटेंशन की टेंडेंसी होती है ना प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर, जो कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थर्ड ट्राइमेस्टर में है ना, तो उसके अंदर एक तो चीज फ्लूइड रिटेंशन की टेंडेंसी की है, दूसरी चीज है वीनस रिटर्न का रिड्यूस होना। ठीक है। इन दोनों की वजह से भी ना एडिमा और स्वेलिंग ऑफ द फुट हमें देखने को मिलता है। अब जो मैंने कहा था पेस प्लानस यानी फ्लैट फीट हो गए थे, दूसरी बात एडिमा ऑफ द फीट, ये दोनों मिलके ना थोड़ा सा फुट का साइज इंक्रीज करा देते हैं। और स्टडीज जो कहती हैं इसके बारे में ना, वो तकरीबन कहती है कि 2 to 10 मिलीमीटर साइज इंक्रीज होता है। ठीक है। आपने देखा होगा कुछ फीमेल्स जो हैं वो थर्ड ट्राइमेस्टर में ये कह रही होती हैं कि उनको थोड़ा सा जो उनका शूज है वो थोड़ा सा ना तंग हो गया है। तो वो यही वाली एक्चुअली कंडीशन है। नेक्स्ट, एक और ये हमने एक चीज पढ़ी है। दूसरी चीज ये है कि पेस्ट प्लानस की वजह से और जो टिबिया थी उसकी, टिबिया नहीं, सिर्फ टिबिया नहीं बल्कि नी का जो वेल्गस एंगल बन रहा था ना, नी के अंदर एक वेल्गस पोजीशन बन रही थी, उसकी वजह से ना ये दोनों चीजें प्रमोट करती हैं प्रोनेशन ऑफ फुट को। ओके, इसको थोड़ा सा हम आगे डिस्क्राइब कर लेते हैं, बट इस स्लाइड के अंदर चेंजेस लिखी हुई हैं। इसके अंदर लोड ऑफ फीट, लोड ऑन द फीट क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। सही है। लिगामेंटस लैक्सिटी हॉर्मोन्स की वजह से कम ज्यादा हो गई थी, मीडियल आर्च ड्रॉप होना शुरू हो गई थी, और एडिमा स्वेलिंग की हमने पढ़ लिया, मोर सरफेस एरिया ऑन द सोल ऑफ द फुट ऑब्वियसली। अच्छा, इन सब की वजह से फ्लैटनिंग ऑफ द आर्चेज है, परसिस्टेंट फुट प्रोनेशन है, फुट साइज इंक्रीज है, ये भी हमने पढ़ लिया, और गेट चेंजेस। हाँ, इन सब चीजों की वजह से ना एंड पे क्या होता है, गेट ही चेंज हो जाती है पेशेंट की। उसके लिए मुश्किल होता है कि वो बैलेंस को मेंटेन कर सके, और इसको फाल्स उसका ज्यादा हो जाता है, और उसी वजह से बॉडी क्या कर रही होती है, अडेप्टेशन के तौर पे कुछ चेंजेस कर रही होती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना प्रोनेशन की बात की थी, उसका एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर ये लेफ्ट, अगर इस वाली डायग्राम में देखें ना, तो दिस इज द नॉर्मल फुट अलाइनमेंट। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर क्या हो रहा है, कि जो मीडियल साइड है फुट की वो ज्यादा वेट को बियर कर रही है। ठीक है। और पाँव थोड़ा सा इवर्टेड कंडीशन में है। ठीक। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दिस इज द प्रोनेटेड फुट। लेकिन ये वाला न्यूट्रल फुट है। और ऊपर जिस तरह से यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रूट कॉज ऑफ मैनी क्रॉनिक इंजरीज एंड पेन अक्रॉस द एंटायर बॉडी, तो भाई बॉडी की अलाइनमेंट थोड़ी सी जब चेंज होना शुरू हुई ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एंटीरियर होने की वजह से, तो फुट भी प्रोनेटेड हो गया, और उस प्रोनेटेड फुट की वजह से वो आगे क्या करेगा, क्रॉनिक इंजरीज और पेन को कॉज करता है। ठीक है। अब एक और चीज है, ये लेफ्ट साइड वाली डायग्राम है और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अक्सर लोग ना इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पे एक चीज क्लियर मैं ये करना चाहूंगी कि अगर मिड वाली डायग्राम को देख लेते हैं हम पहले। ठीक है। जो कि एक नॉर्मल डायग्राम है, और इसके अंदर वेट की ट्रांसमिशन को अगर हम देखें तो वेट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है ग्राउंड तक। सही है। अब क्या है ना, कि ये क्या है, नॉर्मल वर्टिकल लाइन, ये जो ग्रीन कलर की शो की गई है ना, दिस इज द लाइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेट टू द ग्राउंड। सही। और ये नीचे से ऊपर क्या लग रहा है, नीचे से ऊपर लग रही है ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस, यानी जो ट्रांसमिशन है ना वेट की,
वो इस अ, जो ये जो टिबिया है, ठीक है, और नीचे वाली जो ये क्या है, टैलस है, दिस इज कैल्केनियस, इन सब के ना मिड में से पास कर रहे हैं। अब ये जो मिड में से पास कर रहा है ना, इट मीन्स के नॉर्मल फुट अलाइनमेंट है, जो कि कम स्ट्रेस फुट को, यानी फुट पे कम स्ट्रेस डलेगा अगर ये है। यानी नॉर्मल अलाइनमेंट जो है ना, वो इस तरह से होती है कि हेल्प आउट करती है ह्यूमन बॉडी की कि वो अच्छे से वेट की ट्रांसमिशन भी करे और स्ट्रेस कम से कम आए। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ लेफ्ट वाली साइड पे और दिस इज द राइट पिक्चर, ये दोनों डेविएशन है फ्रॉम द नॉर्मल ओरिएंटेशन ऑफ द फुट एंड एंकल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या है ना, अगर प्रेगनेंसी वाली कंडीशन की बात करें तो इसके अंदर ये हम जिस तरह से पढ़ा था ना कि जो वेल्गस की डिफॉर्मिटी थी, नी का वेल्गस एंगल बन रहा था, ठीक है, तो ऊपर वाली अलाइनमेंट के चेंज होने की वजह से एंकल के ऊपर भी चेंजिंग आती है। और वो चेंजिंग इस तरह से आती हैं, दिस, कि ऊपर से जो वेट की ट्रांसमिशन की लाइन थी, अब वो सीधी नहीं रहेगी, जिस तरह यहाँ पे सीधी है जो कि नॉर्मल थी, लेकिन अब यहाँ पर सीधी नहीं रही है, और वो नॉर्मल भी नहीं रही है, वो किधर चली गई है, मीडियली चली गई है। ठीक है, दिस इज द मीडियल साइड ऑफ द बॉडी, दिस इज द लैटरल साइड ऑफ द बॉडी। तो वेट की जो लाइन है वो अंदर की तरफ आ गई, सही है। और बिल्कुल उसी के ही ऑपोजिशन के अंदर जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस थी वो भी मीडियल साइड पे चली गई हैं। अब सिर्फ इसी वेट ट्रांसमिशन की वजह से जो अंदर वाला पाँव का हिस्सा होता है, जिसे हम कहते हैं कि मिडल, जो मीडियल बॉर्डर ऑफ फुट है, ठीक है, और जो मीडियल पार्ट है सोल ऑफ फुट का, उसके ऊपर ज्यादा फोर्सेस लगेंगी। और ठीक है, तो यानी नॉर्मल अलाइनमेंट नहीं रही है, नॉर्मल वेट बियरिंग जो है वो भी नहीं रही है। ठीक, और इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, एक चीज हो रहा है यहाँ पे, वो ये है कि दिस इज टैलस बोन और ये कल्केनियस की बोन है। दिस इज टैलो कल्केनियल आर्टिकुलेशन। और ये वाली लाइन जो यहाँ दिखाई हुई है ना, ये एक्सिस ऑफ टैलो कल्केनियल जॉइंट है, ठीक है। वैसे हमारा यहाँ पर इसका कोई कंसर्न ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी जो मैंने इस डायग्राम में से बताना था वो यही था कि वेट की ट्रांसमिशन की लाइन किस तरह से ओरिएंटेशन के चेंज के साथ रिलेटेड होती है। नेक्स्ट, दिस इज राइट फुट, वैसे ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। और इसके अंदर क्या होगा, जो लाइन थी वो लैटरली शिफ्ट कर गई है। इससे भी अलग मसले मसाइल पैदा होते हैं, और वो भी एक अलग कहानी है, लेकिन अभी इन दोनों का कंसर्न चल रहा है। खैर, अगर ये चीज़ है या ये चीज़ है, वही स्ट्रेस तो डबल डबल पड़ेगा, बल्कि डबल के ज़्यादा ही कुछ पड़ेगा। और तब तो फिर कुछ और भी ज़्यादा पड़ेगा ना, जब स्पोर्टिव टिश्यू ही वीक हो गया, लिगामेंट्स ही वीक हो गए। ठीक है, चलो बस। और इसके अंदर पढ़ने वाला क्या है, इसके अंदर बस यही है कि अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए ना, इन सब चीज़ों को मिला के अगर हम देखें तो जो पेशेंट का पूरा एक गेट, पेशेंट नहीं सॉरी, प्रेग्नेंट फीमेल है, उसका जो एक गेट पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, नॉर्मल से थोड़ा सा ऑल्टर हो जाता है। आ, और वो क्या होता है, उसके लिए बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल है ना। अब एक चीज और भी हुई है यहाँ पे, बैलेंस तो मुश्किल है, लेकिन अब चूंकि ग्राउंड के साथ पूरे का पूरा सोल ऑफ फीट दोनों आ रहे हैं ना, सोल ऑफ फुट पूरा आ रहा है, तो फुट प्रेशर की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो थोड़ी सी अब चेंज हुई है। क्योंकि पहले क्या था, आर्च थी, और पूरे के पूरे सोल ऑफ फुट के ऊपर कभी भी प्रेशर नहीं था पड़ा, लेकिन अब पूरा सोल इन कांटेक्ट है विद द ग्राउंड, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर थी वो क्या हुई, चेंज हो गई। इन सब चेंजेस को पढ़ना ना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
और इस तरह से है कि अगर हम पेशेंट को इसी जगह पर ना अवेयरनेस दें, ठीक है, उसको हम ऑर्थोटिक्स और सपोर्टिव डिवाइसेस वगैरह की तरफ लेकर जाएं, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसकी जो अलाइनमेंट है ना, इसको इसके लिए हम उसका चलना फिरना और उसकी गेट साइकिल को ज़्यादा अच्छा और कंफर्टेबल बना सकते हैं। उसके अलावा जो चेंजेस हैं, डिजनरेटिव चेंजेस और आर्टिकुलर चेंजेस, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज की चेंजेस हैं, फ्रिक्शन है, ज़्यादा स्ट्रेस जो पड़ेगा, इन सब चीज़ों से हम डील कर सकते हैं अच्छे से। ये क्या है, दिस इज अ पिक्टोरियल पिक्टोरियल समरी है पूरे लोअर लिम्ब की है। अच्छा, इसको ना सी वाली को देखते हैं पहले, डायग्राम को। क्या था कि अच्छा, पेल्विस से इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। वैसे हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि लंबर लोर्डोसिस हुई थी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे को चला गया था, और उसके बाद पेल्विक टिल्ट एंटीरियर हो गई थी। हिप जॉइंट जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्शन में और मीडियली रोटेट कर गया। फीमर जो है उसकी ओब्लिक्विटी थोड़ी ज़्यादा हो गई और फीमर थोड़ी सी एडक्टेड और मीडियली रोटेट हो गई। एंगल ऑफ एंटीवर्जन ऑफ द फीमर वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया इन सब चीज़ों की वजह से। नेक्स्ट, फीमर के साथ नीचे आता है यहाँ पे नी जॉइंट है। नी जॉइंट के अंदर पड़ी थी वेल्गस वाली कंडीशन जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट होती है। और उसके बाद क्या है, एंकल एंकल कॉम्प्लेक्स जो है उसकी भी लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो चेंज हो रही है, वेट बेयरिंग लाइन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से एंकल एंकल और फुट का कॉम्प्लेक्स जो है उसकी नॉर्मल अलाइनमेंट नहीं मेंटेन हुई और फुट प्रोनेटेड हो गया। सही है। और यही वाली सारी चीज़ें हैं, इन सब की वजह से ना पेशेंट जो क्लिनिकल सेटिंग के अंदर प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो पेन के साथ, स्टिफनेस के साथ, और लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन, रिड्यूस्ड रेंज ऑफ मोशन के साथ ना कर रहे होते हैं। और डिस्कम्फर्ट के लेवल्स हैं, ठीक है, लेवल ऑफ, वो कंप्लेन कर रहे होते हैं लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट की। तो ये सब चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं, ड्यू टू चेंजेस इन द बायोमैकेनिक्स। अच्छा, ये काइनेटिक चेन है। इसका छोटू सा बस एक ओवरव्यू मैं ये दे रही हूँ काइनेटिक चेन का, कि ये ना जिस तरह से अगर हम नाम को देखते हैं ना, तो काइनेटिक मतलब कोई चीज़ है जो मूवमेंट से रिलेटेड है। चेन मतलब पूरी एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में कोई चीज़ चल रही है। तो काइनेटिक चेन से क्या मुराद है कि अगर हमारे पास बॉडी के अंदर किसी एक जॉइंट के ऊपर कोई मूवमेंट हो रही है, या फॉर एग्जांपल वो डिफॉर्म्ड हो गया है, तो उसका इफेक्ट उसके नीचे ऊपर वाले जॉइंट्स पर आता है। इसकी ही इलिस्ट्रेशन हमने ऊपर सारी देख ली हुई है कि किस तरह से सिर्फ एक लंबर स्पाइन की लॉर्डोटिक कर्व इंक्रीज होने की वजह से नीचे और ऊपर वाली स्पाइन में और नीचे वाले लोअर लिम्ब में कितना ज्यादा इफेक्ट आया है। ये उसकी एक आर्ग्यूमेंट भी थी समझने। ये बिल्कुल एक समराइज्ड फ्लो चार्ट की सूरत में है। क्लिनिकल इम्प्लीकेशन है, वैसे हम आगे ये पढ़ लेंगे, लेकिन ये अभी वैसे शॉर्ट करके लिखा हुआ है कि पेल्विक टिल्ट इंक्रीज हुई है, लंबर मसल्स वगैरह का स्ट्रेन है, एसआई जॉइंट स्ट्रेन। एसआई जॉइंट के अंदर भी जो आर्थराइटिक चेंजेस है वो आना शुरू हो गई, लॉर्डोसिस है, तो जो मसल्स हैं वो क्या होंगे, कुछ टाइट वीकनेस में चले जाएंगे, कुछ स्ट्रेच वीकनेस में चले जाएंगे। उसकी वजह से मस्कुलर इम्बैलेंस भी है, लो बैक पेन, pelvic इंस्टेबिलिटी, हिप मसल्स जो है वो वीक हो गए हैं, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस की वीक होने की वजह से pelvic स्टेबल भी नहीं रहा है, ऑल्टर्ड गेट पैटर्न है, रिस्क ऑफ फॉल है, नी पे नी वेल्गस है, और फुट प्रोनेशन और फ्लैट फीट की कंडीशन आती है। ठीक है, ये एक टेबल है और इसके अंदर हमने जो कुछ अभी तक पढ़ा है ना, उसकी सारी समरी लिखी हुई है। और अगर किसी ने याद करना हो तो वो सिर्फ इतना कर लेना तो उसको समझ आ जाएगी सारी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में है, सबसे पहले वो नॉर्मल में बताया हुआ है, जिस तरह से स्लाइटली इंटीरियर टू S2 था वो। और प्रेग्नेंट में वो क्या था,
थोड़ा सा वो एंटीरियरली और सुपीरियरली यानी कि वो थोड़ा शिफ्ट हो गया था वेट के इंक्रीज होने की वजह से। पेल्विक टिल्ट है तो न्यूट्रल है नॉर्मल में, लेकिन एंटीरियर हो गई है प्रेग्नेंट में। ओरिएंटेशन ऑफ पेल्विक एरिया है यहाँ पर नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हैं जिस तरह से हमने ऊपर पढ़ी है। और हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट की अलाइनमेंट है उसकी, मैंने भी जिस तरह से पहले बताया उस पिक्टोरियल पिक्टोरियल समरी वाली जो डायग्राम हमने भी देखी है ना, उसके अंदर ये यहाँ पे चीजें मैंने भी ये बताई हैं और ये चीज उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट नी है। नी के ऊपर वही वेलगस वाली कंडीशन आ रही थी, फुट के अंदर प्रोनेशन थी। प्रोनेशन और फुट यहाँ पर तीन कंबाइंड मूवमेंट का ही एक ना रिजल्ट होती है। एक्चुअली हम लोगों ने एनाटॉमी वगैरह में पढ़ा होता है ना कि हम जो प्रोनेशन है वो फोरआर्म में ही होती है, बट यहाँ फोरआर्म में ही होती है। लेकिन काइनेजोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स और बायोमैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू अगर हम देखें ना, तो प्रोनेशन ऑफ फुट भी होती है, लेकिन वो कोई एक मूवमेंट नहीं है, फिर वो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री मूवमेंट्स है। प्रोनेशन के अंदर इवर्जन और डोर्सिफ्लेक्शन और फोर फुट की एबडक्शन हुई होती है, और डोर्सिफ्लेक्शन के अंदर इसके ऑपोजिट जो चेंजेस है वो आती हैं। बाकी लिगामेंटस वीकनेस है, रिलैक्सिन हार्मोन, फ्लैट फीट, ब्रॉडर फीट, वाइड बेस ऑफ सपोर्ट टू मेंटेन द बैलेंस, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, these changes often alter joint mechanics, okay, compromising the stability, increasing the risk of overuse injury, और मोबिलिटी को वो इंक्रीज करती है, स्टेबिलिटी को वो कम कर देती हैं। ये चीजें किसकी वजह से हो रही हैं? ड्यू टू द हार्मोन। एक्चुअली जो रिलैक्सिन हार्मोन है ना, उसका एक रोल है प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि उसने क्या करना है, डिलीवरी के लिए जो लिगामेंट्स हैं उनको थोड़ा सा लूज कर देना होता है ना, और सपोर्ट करता है वो डिलीवरी के अंदर, सही है। बट पूरी बॉडी के ही लिगामेंट्स के ऊपर वो थोड़ा इफेक्ट कर रहा होता है, तो इसी वजह से बाकी चेंजेस भी आना शुरू हो जाती हैं। बाकी मॉडिफिकेशन है मसल एक्टिवेशन के पैटर्न्स के अंदर। मसल एक्टिवेशन का मतलब होता है कि मसल की कॉन्ट्रेक्शन करना। अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन है मतलब चेंज हो रहा है पैटर्न, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल की पैटर्न जो है वो चेंज हो रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल अगर मैं दूं ना, तो मैं काइनेटिक कर्वेचर के इंक्रीज होने के साथ इसकी एग्जांपल दे सकती हूँ। वो ये है कि अगर नंबर स्पाइन के अंदर जो उसका कर्वेचर था, जो कि लोडोटिक कर्वेचर था, वो जब इंक्रीज हुआ तो उसकी कंपनसेशन में थोरैक्स का भी कर्वेचर इंक्रीज हुआ, और वो क्या था? वो काइपोटिक हम्प की सूरत में था ना। इस तरह से एक्टिवेशन का पैटर्न जो है वो इस तरह चेंज होता है कि नॉर्मली इतनी ज्यादा इतने ज्यादा वो वाले मसल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होते जो कि काइपोटिक हम्प को क्रिएट करते हैं, यानी कि जो एंटीरियर वाले मसल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कर्वेचर ऑफ द काइपोटिक काइपोटिक कर्व वाला कर्वेचर जो है वो इंक्रीज होगा, सही है। अब नॉर्मली वो नहीं इतने एक्टिवेट होते, नॉर्मली वो इतना कर्वेचर नहीं अटेन करते हैं, वो नॉर्मल ही वे से एक्टिवेट होते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपनसेशन के लिए जो एंटीरियर वाले मसल्स थे ना, वो क्या हो गए, ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में चले गए, और उन्होंने बॉडी को गिरने से बचाने के लिए जो एक थोरेसिक काइफोसिस की कर्व थी उसको इंक्रीज कर दिया। तो अब यहाँ पे चेंज हुआ ना, फिर जहाँ पर नॉर्मल मसल की एक्टिवेशन थी अब नॉर्मल नहीं रही है। अब मसल की एक्टिवेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जो आगे वाले मसल्स थे, जिन मसल्स ने हमको इंक्रीज करना था, उनकी एक्टिवेशन इंक्रीज हो गई, और उसके जो पीछे वाले मसल थे, यानी हम कह सकते हैं कि जो पोस्टीरियर बैक के जो मसल थे थोरैक्स के रीजन में, उसकी एक्टिवेशन कम हो गई, यानी वहां पे जो मसल्स है ना वो स्ट्रेच हो गए, और उन्होंने सपोर्ट किया काइपोटिक कर्व जो है ना वो इंक्रीज हो सके। ये सब की सब अडेप्टेशन है बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, लेकिन इनका ऐसा साइड इफेक्ट भी होता है, और वो फिटीग, डिस्कम्फर्ट, पेन, आर्थराइटिक चेंजेस वगैरह की सूरत में होता है। और इसी वजह से पेशेंट कंप्लेन के साथ आ रही होती है। कौन कौन सी कंप्लेन है वो यहाँ पे लिखी हुई है, वन बाय वन करके वो भी पढ़ लेते हैं। क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस है ना, तो सबसे पहले तो इसके अंदर एमएस के इश्यूज हैं। एक चीज है, एक ना सिंपल सा असुल है, स्ट्रेस पड़ता है ना,
ठीक है, जॉइंट्स के ऊपर। तो उसको, जॉइंट को स्टेबल कौन करता है? जॉइंट को सपोर्ट करने के लिए टिश्यूज है ना जॉइंट के इर्द गिर्द, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, कैप्सूल ऑफ द जॉइंट हो सकता है, जो लिगामेंट्स आसपास से गुजर रहे हैं वो हो सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या करती हैं जी, नॉर्मल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। लेकिन अगर हम इस सपोर्टिव फैक्टर को वीक कर दें, तो क्या वो अपनी एनाटमी, जिस तरह से वो अपनी बायोमैकेनिकल ओरिएंटेशन को नॉर्मल रखते हुए सही वाला काम कर रहा था वो जॉइंट, क्या वो कर सकता है? अब ये है कि अगर सपोर्ट को हम कम करेंगे ना, तो मसला जितना होना था उससे भी ज्यादा होगा। तो ये एक्चुअली द मेजर, अंदर से जो डीप कॉन्सेप्ट है ना वो इसका ये है। सब चेंजेस इसी वजह से आ रहे हैं। अब मसल्स लिगामेंट्स वगैरह की लूजनिंग की वजह से ज्यादा स्ट्रेस पड़ा, और ज्यादा स्ट्रेस की वजह से ही पेन की कंडीशंस, और फिर ये बात आगे तक जाती है, फिर डिस्फंक्शन तक भी जाती है। यहाँ पर डायस्टेसिस रेक्टाई है एब्डोमिनिस, डायस्टेसिस रेक्टाई एब्डोमिनिस की एक टर्म लिखी हुई है। इसके अंदर क्या होता है कि जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है ना वो स्प्लिट कर जाता है ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग इन द लेट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। नॉर्मल एब्डोमेन की जो एनाटमी होती है उसके अंदर, एज यू ऑल नो, कि हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनिस मसल क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल है ना, और दरम्यान में वो किससे जुड़ा होता है? लीनिया एल्बा की लाइन होती है दरम्यान में ना। ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से फिर वहां से स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है। बाद में हो सकता है कि वो मसल्स इतने एब्डोमेन के वीक हो जाए कि वो हर्निया की तरफ बात ले जाए, जिस तरह पैरा एम्ब्लाइकल हर्निया और इस तरह की कंडीशंस हैं। तो यानी एक चीज से ना आगे आगे चीजें बहुत सी चल पड़ती हैं, और उधर ही उसको ट्रीट करना शुरू कर दें, या पहले ही प्रिवेंशन करें कंडीशन से। कंडीशन के होने से पहले प्रिवेंशन करें तो हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं ना। तो यही इम्पोर्टेंस है आज के इस लेक्चर की। पोस्टरल चेंजेस हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ ली हुई है। गेट की डिस्टर्बेंस है, वेलोसिटी कम है, स्ट्राइड लेंथ है, इंक्रीज स्टेप विड्थ है। और ये विड्थ जो है ये क्यों इंक्रीज हुई है? क्योंकि हमने जो बेस ऑफ सपोर्ट है उसको बड़ा करना है, उसको वाइडर करना है, ताकि बैलेंस को मेंटेन किया जा सके, ठीक, और रिस्क ऑफ फॉल को भी कम किया जा सके। जॉइंट पेन है, pelvic girdle पेन, नी डिस्कम्फर्ट, लो बैक पेन, उसके अलावा नीचे एंकल पेन, हील पेन होती है। पेशेंट को प्लांटर फेशियाइटिस के लिए पेशेंट बहुत प्रोन होता है, क्योंकि उसका जो मीडियल आर्च है और फुट की मीडियल आर्च की रिडक्शन की वजह से, फुट के फ्लैट होने की वजह से, और इंक्रीज्ड स्ट्रेस के बार बार पड़ते ही रहने की वजह से, जिस तरह प्लांटर एपोनेरोसिस है और बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो उनके ऊपर अच्छा खासा स्ट्रेस पड़ता जा रहा है, वो माइक्रो ट्रॉमा में जा रहे हैं, तो उनके अंदर छोटी छोटी इन्फ्लेमेशन होती रहेगी। और वो इन्फ्लेमेशन ऐसी है कि वो ठीक नहीं हो रही है, थोड़ी सी ठीक होती है फिर से शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने थोड़ा सा रेस्ट किया है, यानी कोई स्ट्रेटजी अच्छी अप्लाई की है लेकिन वो एक बार की है दूसरी बार नहीं की है, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, तो उसकी वजह से भी, या फिर प्रोटोकॉल सिरे से ही फॉलो नहीं किया, उनकी वजह से इन्फ्लेमेशन रह रह के जो प्लांटर फेशिया है, एपोन्यूरोटिक टिश्यूज वगैरह हैं, वो सब क्या होंगे, वो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस में ही चले जाएंगे। तो प्लांटर फेशियाइटिस की कंडीशन बहुत कॉमन है इसी वजह से। इन सब चीज़ों की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इफेक्ट होगी ना। ये भी एक समराइज्ड डायग्राम है, और इसके अंदर पोस्टरल चेंजेस के साथ साथ ना यहाँ पर सिम्टम्स क्या क्या आ रही हैं उनको लिखा हुआ है, ठीक है। लंबर लोडोसिस की इंक्रीज, उसकी वजह से बैक पेन और कॉन्स्टिपेशन वगैरह, स्ट्रेन और सारी चीज़ें ये दिखाई हैं। देन एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो गया था, फीमर की थोड़ी सी इंटरनल रोटेशन हुई थी, नीज यहाँ पर हाइपर एक्सटेंशन में गए हुए हैं, जिसको हम जीनो रिकर्वेटम भी कहते हैं, मैंने पहले बताया भी था। और इसकी वजह से नीज के ऊपर स्ट्रेस भी ज़्यादा पड़ेगा, और पहले तो हाइपर एक्सटेंडेड नीज होंगे, और साथ साथ उनके अंदर वैल्गस की डिफॉर्मिटी भी आ जाएगी, और इसकी वजह से इसके साथ नेक्स्ट इश्यूज जो एंकल के थे वो भी आ जाएंगे।
ये सब चीजें ना प्रोग्रेसिवली पैदा होती जाती हैं। ठीक है, हील पेन, फुट पेन, और इस पॉइंट के ऊपर थोरेसिक काइफोटिक हम्प जो है वो इंक्रीज हो गया। उसकी वजह से इंटरकॉस्टल न्यूरैल्जिया, ट्रबल ब्रीथिंग, पुअर डाइजेशन, ये सब चीजें हैं वो आ जाती हैं। यहाँ पर इंक्रीज होने के नतीजे में हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है ना, वो भी थोड़ी सी उसकी लॉर्डोसिस इंक्रीज हो जाती है, और वो फॉरवर्ड हेड पोस्चर की तरफ बात जाना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से आपको नेक पेन भी आ सकता है, और क्या हो सकता है कि सर्वाइकल डोर्सैल्जिया हो जाए, सब ऑक्सीपिटल पेन हो सकता है। सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी इस चीज से ना इंड्यूस हो सकता है। अब ये दिखाई गई हैं चीजें कि जो बायोमैकेनिकल और ओरिएंटेशन के चेंज होने की वजह से जो फीमेल बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है ना, तो यहाँ पे ये चीज दिखाई हुई है। और इसके अंदर क्या है कि स्टैंड टू सिट और सिट टू स्टैंड की जो मूवमेंट्स हैं वो थोड़ी चेंज हो रही हैं। हिप मूवमेंट डिक्रीज एंड स्पाइन मोशन इंक्रीज व्हाइल सिटिंग डाउन। इसके अंदर ये है कि चूंकि वेट ऑफ एब्डोमेन इंक्रीज है उस उस एरिया को स्टेबल रखने की कोशिश ज्यादा की जाती है, ताकि कोई डैमेज ना हो, ग्रोइंग फीटस को भी कोई ज्यादा स्ट्रेस ना आए। सही है। तो उसकी वजह से क्या है ना कि जो हिप वाली मूवमेंट है ना, हिप की पेल्विस की मूवमेंट उसको कम कर देते हैं, लेकिन स्पाइन की और लिम्स की जो मूवमेंट है वो ज्यादा कर देते हैं। बॉडी रिलाइज लेस ऑन द हिप एंड मोर ऑन द स्पाइन, शोल्डर एंड नीज फॉर द कोऑर्डिनेशन। तो ज्यादा यूज जो है ना वो फिर हिप जॉइंट नहीं इतने होते हैं, हिप जॉइंट में मूवमेंट कम हो जाती है, लेकिन बाकी एरियाज पर मूवमेंट ज्यादा हो जाती है, ताकि फीटस जो है वो स्टेबल वगैरह रह सके। ठीक है, स्टेबल रह सके। बाकी सिटिंग टू स्टैंड है, उसके अंदर मूवमेंट स्लो बताई है। मूवमेंट ना ओवरऑल तकरीबन सभी में ही सारी ही स्लो हो जाती हैं। ये भी तो एक अडेप्टेशन है और अच्छी बात है वैसे भी। रिड्यूसिंग स्पीड व्हेन स्टैंडिंग अप, और सिटिंग डाउन में भी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। बाकी वाइडर स्टैंड्स है, वाइडर स्टैंड्स का मतलब ये है कि थोड़े से पाँव खुले करके रखना, जिसकी वजह से बैलेंस जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जो लाइन ऑफ ग्रेविटी ऊपर से पास करी थी वो बेस ऑफ सपोर्ट के सेंटर में रहेगी इस वजह से। ठीक है, और डिलेड मूवमेंट वो ऊपर हमने पढ़ा है, सडन मूवमेंट को अवॉइड करना होता है, ताकि एक बार फीमेल श्योर हो जाए कि हाँ वो बैलेंस मेंटेन कर रही है सही तरह, उसका मतलब वो खड़ी हो सकती है, फिर वो नेक्स्ट कदम रखती होती है। तो सडन सडन मूवमेंट जल्दी में नहीं हो सकती है, ऐसा आहिस्ता आहिस्ता से मूवमेंट होती है, श्योर करके कि भाई सब ठीक है, या फिर कहीं वो गिर ना जाए या कोई और। नेक्स्ट आता है बैलेंस की स्ट्रेटजीज हैं। बैलेंस को मेंटेन करने का ना एक प्रिंसिपल है, वो बहुत सिंपल है। वो ये है कि जब भी किसी बॉडी की लाइन ऑफ ग्रेविटी उसकी बेस ऑफ सपोर्ट के सेंटर में रहेगी तो वो बॉडी बैलेंस होगी। लेकिन अगर कभी भी वो जो लाइन थी, लाइन ऑफ ग्रेविटी थी, वो बेस ऑफ सपोर्ट के सेंटर में नहीं रही, वो उससे बाहर जा रही, तो मतलब बैलेंस नहीं है। अब बॉडी ने क्या करना है, उसने करना है कि जो लाइन ऑफ ग्रेविटी थी वो सेंटर ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट के मिड से ही गुजरे। ये कोशिश है बॉडी की। पेशेंट अपने वाइडर स्टांस रखता है। दूसरा एंट्रो पोस्टीरियर स्वे है, उसकी वजह से भी लैटरल स्टेबिलिटी वगैरह इंक्रीज हो जाती है। सही है। थोड़ा सा गेट को चेंज करके भी बैलेंस को मेंटेन करने में सपोर्ट होती है। वो किस तरह से है, वो टाइम पीरियड जिसमें दोनों पाँव ग्राउंड के साथ इन कांटेक्ट में आते हैं ना, वो वाला टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया। जो फीमेल है वो उसकी जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो वाइड हो जाएगी, क्योंकि उसने स्ट्राइट स्टैंडिंग की हुई है तकरीबन। स्टेप लेंथ शॉर्टन हो गई है, यानी कदम एक उठा के जब हम आगे रखते हैं तो उन दोनों के दरमियान में कितना जो डिस्टेंस है ना वो क्या होता है, इनका कम हो जाता है फीमेल्स का। लेटरल ट्रंक स्वे इंक्रीज है इसका, इस स्वे की ही इंक्रीज होने की वजह से। एक्चुअली स्वे का जो इंक्रीज होना है ना, ये हमें एक प्रेजेंटेशन देता है। पेशेंट को देख के ही हमें लग रहा होता है कि हाँ ये पेशेंट जो है ये वेडलिंग गेट में जा रहा है।
स्टैंड टू सिट का चेंज होना, डिफरेंट एक्टिविटीज जो है ना वो चेंज हो रही हैं फीमेल की, बैलेंस की स्ट्रेटजीज भी चेंज हो रही हैं, ये सब एडीएल्स की तरह की थी क्योंकि ये एक्टिविटीज है ना डेली लाइफ की, तो इनके ऊपर हमने तो इफेक्ट पड़ लिया है। अब नेक्स्ट, ये एक एविडेंस है जो कि प्रेवलेंस बताता है कि पेन कितनी हो रही है। 56% ऑफ पोस्टपार्टम वुमेन, उन्होंने बताया हुआ है कि वो पेन और एमएस के इश्यूज वगैरह को बियर कर रही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे वेबिनार का और वो है मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर। वैसे तो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जो कि फिजियोथेरेपी के रिलेटेड होती हैं उसकी एक लंबी डिटेल है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रीफ सा जो मैंने से ओवरव्यू जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस तरह से ये चीजें हम मैनेज कर सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल सोल्यूशन है ना ये, तो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैनेज भी हो सकती हैं चीजें और प्रिवेंट भी हो सकती हैं। यहाँ पे ना मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर हम लोग ये जो पूरा गेस्टेशनल पीरियड होता है ये, इसकी अलग से ना एक फिजियोथेरेपी की डोमेन है जिसके अंदर हम लोग 3 फेजेस में लेके चलते हैं। और इन तीनों फेजेस को इसलिए हमने डिवाइड किया है बिकॉज हर एक फेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच को यूज किया जाता है। प्रीनेटल फिजियोथेरेपी अप्रोच है, फिर पेरीनेटल है और फिर पोस्ट नेटल है। प्रीनेटल जो कि प्रेगनेंसी से पहले की अप्रोचेस हैं, पेरीनेटल जो कि उस पूरे टाइम पीरियड के दौरान है और इसके अंदर भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, और पोस्ट नेटल है तो फिर वो डिलीवरी के बाद है और इन सब की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। पेन को और जो डिस्फंक्शन है इन सब चीज़ों को ना हम मैनेज भी कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और ये नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस के जरिए से ऐसा करें ना हम, तो इनकी इंपॉर्टेंस है। प्रिवेंटिव अप्रोचेस हैं, यानी अभी पेशेंट बिल्कुल ठीक थी और उसको कोई ऐसी सिम्टम नहीं आई है, लेकिन ऐसा ना हो कि आगे जाके उसको कोई सिम्टम आए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं पहले से कुछ अप्रोचेस जो है उनको फॉलो करते हैं ताकि जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना ही हो। ठीक है, अब उसके अंदर पोस्टरल एजुकेशन है और इसके अंदर हम मेनली क्या करते हैं पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि उन्होंने चलना फिरना कैसे है, मतलब अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, पाँव अपने किस तरह से आगे रखने हैं, अपना गेट कैसे कंप्लीट करना है, ये सब चीजें होती हैं। पोस्चरल एजुकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर पोस्चरल करेक्शन की टेक्निक्स हैं वो हम बता सकते हैं पेशेंट को। सही है, अगर मैं नेक के रीजन में एक एग्जांपल देती हूँ तो वो ये है कि अगर फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है किसी भी फीमेल का, ठीक है, तो उसके अंदर जो पोस्टरल एजुकेशन होती है वो हम पेशेंट को ये सिखाते हैं कि उन्होंने किस तरह से चिन टक करना है और कितनी बार करना है दिन में, कितनी रेपिटेशंस और कितने सेट्स। ठीक है, तो ये सब चीजें ना बेसिकली बताई जाती हैं एजुकेशन के अंदर, पोस्टरल करेक्शन प्रोटोकॉल्स के अंदर। एक्सरसाइज है आगे, बहुत सारी हैं एक्सरसाइजेस, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कीगल एक्सरसाइज, पेल्विक टिल्ट लिखी हुई है। वॉकिंग एक जनरल एरोबिक एक्सरसाइज है और अच्छा, एक्सरसाइजेस का फायदा क्या होगा कि हम अगर लो इंटेंसिटी पे भी कोई एक्सरसाइज करवा रहे हैं पेशेंट को, सॉरी फीमेल को, तो क्या होगा कि उसका जो मसल्स में वीकनेस आनी थी ना अभी, वो नहीं आएगी, यानी वो अपने जो मसल की जो हेल्थ है उसको मेंटेन रख सकता है। ठीक है, लेकिन कम से कम डिटीरियोरेशन की तरफ तो नहीं जाएगा ना, तो ये भी तो एक चीज है। नेक्स्ट एर्गोनॉमिक्स की बात आती है तो उसके अंदर स्पोर्टिव चेयर्स हैं, पिलोज हैं, इसमें एर्गोनॉमिक्स का रोल आता होता है। रेस्ट और पोजीशनिंग है, रेस्ट में एक जनरल चीज है कि भाई ओवर एक्टिविटी नहीं करनी है, शॉर्ट ब्रेक्स लेनी है काम करने के दौरान। ठीक है, और दूसरी बात है पोजीशनिंग, पोजीशनिंग में लेफ्ट साइड पर सोना या फिर लेफ्ट साइड पर करवट लेके लेटना, ये बताया जाता है। अब इसकी क्या रीजन है, इसकी रीजन इस तरह से है कि हार्ट चूंकि लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, और हमने ऐसा करना है कि विनस रिटर्न और सर्कुलेशन हार्ट की तरफ ज्यादा हो जाए, जिसकी वजह से जो फुट की जिस तरह स्वेलिंग थी, लोअर लिम्ब की स्वेलिंग थी, वो क्या हो उसको हम प्रिवेंट कर सकें पहले से ही, मेजर आगे मसले नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर विनस रिटर्न प्रेग्नेंट फीमेल का बिल्कुल ही मतलब बहुत कम हो गया, तो उसको स्वेलिंग ज्यादा रहेगी, मतलब माइल्ड स्वेलिंग नहीं होगी, वो फिर ज्यादा होगी, मॉडरेट से सीवियर की तरफ जाएगी। फिर दूसरी बात क्या होती है, वेरिकोज वेन्स आ जाती होती हैं, जो कि ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है ना। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए पहले से ही पेशेंट को पोजीशनिंग और रेस्ट की चीजें बताई जाती हैं। बाकी ये उनको बताया जाता है कि उन्होंने ज्यादा देर तक खड़े नहीं होना। ठीक है ना, कि क्योंकि जब खड़े होते हैं तो ऑब्वियसली ग्रेविटी तो लग रही है ना बॉडी पे, तो सारा फ्लूइड तो पाँव की तरफ आएगा, पहले फ्लूइड रिटेंशन की टेंडेंसी ज्यादा है और ऊपर से पाँव में अगर
फ्लूइड कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा तो स्वेलिंग भी ज्यादा आएगी। इसीलिए इंटरमिटेंट पीरियड्स ऑफ रेस्ट को रिकमेंड किया जाता है। देन रिहेबिलिटेशन अप्रोचेस हैं, इसके अंदर फिजियोथेरेपी है, एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर पेन वगैरह इन सब चीजों को हम देख रहे होते हैं। मेनली हमने ये करना होता है फिजियोथेरेपी इंटरवेंशंस के थ्रू पेशेंट की पेन को कम करें। उसके अलावा उसकी जो मोबिलिटी है उसको प्रमोट किया जाए, कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस जो है वो भी मेंटेन रहे और इम्प्रूव भी हो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। कोर और पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग है। इसमें ये है, कोर मसल्स जो है ना वो क्या करते हैं जी, स्टेबल करते हैं। ये डीप मसल्स होते हैं। इसके अलावा स्पाइनल जो जितना भी स्पाइनल स्ट्रक्चर्स हैं उसके इर्द गिर्द लिगामेंट है, और उसको क्या करते हैं जी, ये सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जो कोर मसल्स हैं इसके अंदर रोल आता है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल का, जो कि डीप मसल है एब्डोमेन का। ठीक है, और मल्टीपिडिस है, सही है, ये भी कोर मसल है। इन दोनों की स्ट्रेंथनिंग करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने क्या करना है, सपोर्ट करना है। और अगर ये सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर ये वीक हो जाएंगे, की कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस होंगी। कोर मसल्स के साथ एसोसिएटेड जो मसल्स हैं नीचे पेल्विस के, वो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं। तो दोनों तकरीबन साइड बाय साइड ही काम कर रहे होते हैं। तो अगर इनकी हमने स्ट्रेंथनिंग नहीं करवाई हुई तो क्या होगा, ये पेल्विक स्ट्रक्चर्स को अच्छे से सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो पेशेंट हमारे पास आती है ना, वो इनकॉन्टिनेंस की कंप्लेन के साथ आ रही होती हैं। और अगर ये चीज ज्यादा ही बढ़ गई, यानी पेशेंट की मसल्स इतने वीक हैं, उसको थोड़ी सी इनकॉन्टिनेंस भी हुई थी, वो फिर भी नहीं उसने मतलब कोई एडवाइस ली, तो इस तरह से क्या है कि वीकनेस रह रह के प्रोलैप्स की कंडीशंस तक बात चली जाती होती है। ठीक है, अच्छा, उसके लिए फिर एक अच्छी खासी मेडिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। तो क्यों ना हम इसको पहले ही पॉइंट के ऊपर जो है ना आगे ना प्रोग्रेस होने दें। ठीक है, ब्रीथिंग और रिलैक्सेशन की टेक्निक्स हैं, ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करती हैं, स्ट्रेस को कम करती हैं, और इन सब की वजह से ओवरऑल हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी जो है पेशेंट की वो भी इम्प्रूव होगी। पोस्टरल ट्रेनिंग है, जिस तरह से मैंने अभी पहले बताया है, हम उनको पोस्टरल करेक्शन की टेक्निक्स बताते होते हैं। एक चीज पोस्टरल ट्रेनिंग में और भी है वैसे, इस तरह से होता है, हम लोग ना मिरर्स के थ्रू भी करवा रहे होते हैं पोस्चरल करेक्शन। इससे भी क्या होता है, अच्छे से मतलब समझ भी ज्यादा आती है पेशेंट को, और उसके लिए आसान होता है कि वो चीजों को समझने के बाद अप्लाई भी कर सके ना, और पोस्चर को वो मेंटेन रखे, करेक्ट पोस्चर को मेंटेन भी कर सके। और इसके अलावा सिंपल पोस्चरल करेक्शंस हैं, और हमें ये ना एक बहुत सिंपल बात लगती है, बट अननेसेसरी स्ट्रेन से बचाना ही तो हमारा गोल है, और वो इसके जरिए से हम कर सकते हैं। strategies to prevent falls, addressing of balance issues, कि वेट के इंक्रीज होने की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी शिफ्ट हो रहा है, वीकनेस आ रही है स्पोर्टिंग टिश्यूज के अंदर, तो इन सब की वजह से जो ओवरऑल रिजल्ट आता है वो ये होता है कि जो मूवमेंट एक पीपल के लिए बहुत आसान थी ना पहले, अब वो उतनी आसान नहीं रही है। अब अगर वो क्विकली टर्न करती है अपनी बॉडी को, तो ज्यादा रिस्क ऑफ फॉल के चांसेस हैं। ठीक है, या फिर बेड से उठना, चेयर से उठना, इस तरह की चीजें, इस तरह से ना फीमेल ज्यादा प्रोन है कि उसकी बॉडी बैलेंस में ना रहे। तो इसीलिए माइनर इम्बैलेंसमेंट्स जो होते हैं वो भी तो एक हार्मफुल फॉल में रिजल्ट कर सकते हैं ना। बस फिर उसके बाद इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन, उसका बड़ा कॉन्सिक्वेंस आएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पेशेंट को एजुकेट कर रहे हैं। देन इसके अंदर हम कर सकते हैं, हम हमारे पास ना कुछ ट्रेनिंग्स हैं फिजियोथेरेपी के अंदर। उसके अंदर आती है बैलेंस ट्रेनिंग, फिर प्रोप्रियोसेप्शन के लिए ट्रेनिंग्स होती हैं, हम वो करवा सकते हैं। फिर मसल्स हैं जो कि बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूटियस मीडियस है, क्वाड्रिसेप है, एंकल के स्टेबलाइजर्स हैं, हम उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे। ठीक है, जनरल गाइडलाइंस भी उनको देंगे कि भाई स्लिपरी फ्लोर पे नहीं चलना, हाई स्टेप्स नहीं आपने लेने जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, लाइटनिंग इंश्योर करनी है कमरे में सही वाली। और क्या करेंगे, और थोड़ी सी वाइट बेस की स्टैंडिंग भी हम कह सकते हैं। और हर एक प्रेग्नेंट फीमेल जो है, होना तो ये चाहिए कि उसकी ना एक स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अब स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, उसके लिए बैलेंस चेक करने के लिए टेस्ट है, आप फंक्शनल रीच टेस्ट करवा सकते हो। ठीक है, फिर वो होता है टाइम अप एंड गो टेस्ट, इस तरह से और भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहले हम स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद आ, जो भी रिजल्ट आएगा स्क्रीनिंग के बाद, हम उसी को देखते हुए कोई ना कोई इंटरवेंशन वगैरह पेशेंट को गाइड करेंगे, और वो एक बड़े नुकसान से बच जाएगी। यूज ऑफ हीट थेरेपी है एंड रेस्ट है। हीट थेरेपी से थोड़ा पेन भी कम होती है, मसल स्पैज्म रिड्यूस हो जाता है,
कस्टमाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम्स हैं, ये भी हर एक इंडिविजुअल पेशेंट के लिए हमने अलग अलग एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाना होता है। सपोर्टिव डिवाइस का भी अंदर रोल है, ये ऑर्थोटिक्स की तरफ बात चली जाती है। सपोर्टिव डिवाइसेस यानी है तो नी ब्रेसेस यूज कर सकते हैं। फुट के अंदर हम उनको कह सकते हैं कि वो हील पैड्स रख लें अगर उनको हील में पेन होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अगर फ्लैट फीट ज्यादा हो रहे हैं तो हम उनको वो वाली ऑर्थोटिक डिवाइस रिकमेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा स्ट्रेस जो है जो कि आना था वो नहीं आएगा और बेहतरी की तरफ पेशेंट चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर रिकमेंडेशंस है। रिकमेंडेशंस यहाँ पर एक समरी के तौर पे बस बताई हुई है, जिसके अंदर है बैलेंस वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बोथ फीट, अवॉइडिंग प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, appropriately setting of the exercise to preserve joint health, and using the patient centered approach and evidence based practice। एक अच्छा फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लान अगर क्रिएट करना हो तो उसके लिए हम पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच पे चलते हैं, और साथ में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस भी है कि जो रिसर्च साबित हो रही है ना टेक्निक्स हम वो यूज करेंगे जो कि ज्यादा इफेक्टिव है। हर पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच मतलब हम पेशेंट से डिस्कस करके उसकी भी राय जानेंगे, अपना उसको सुनाएंगे, ठीक है कि भाई फिर अच्छे तरीके से जब उसको हम एग्री कर लेंगे और उसके लिए उसको हम ये चीजें बताएंगे जो उसके लिए मोस्ट बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं, उसके बाद हम अच्छा सा प्लान क्रिएट करके ना तो फॉलो करवाएंगे। कंक्लूजन है जी, अब देखें ना, प्रेगनेंसी इज नॉट एन इलनेस, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे होते हैं फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको बस ये कहीं ना कहीं ये भी समझाया जाता होता है कि भाई ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, तो थोड़ा सा इलनेस की तरह से ही उनको डील किया जाता है, बट असल में इलनेस तो नहीं है ना, और एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल फेज है और फेज ऑफ स्ट्रगल भी है। इस पूरे फेज के अंदर पेशेंट का पेन और डिस्कम्फर्ट का लेवल कम करना ही हमारा गोल होता है, ताकि ये जो पूरा फेज है ये उसके लिए स्ट्रेसफुल ना हो और स्ट्रेंथ की तरफ लेकर जाए उसको। हम साइकोलॉजिकली भी पेशेंट को इस तरह से एम्पावर करते हैं कि वो कॉन्फिडेंटली मूव कर सके, और जो बाकी कंडीशंस हैं और जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं वो उनसे पहले ही बच जाएं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपी protocols are necessary to transform the period of pregnancy from a phase of struggle into the journey of strength and stability। और ये चीजें इसके अंदर हैं, बाकी चीजें हमने पढ़ ली हैं, ये रिलेटेड आर्टिकल्स के लिंक हैं। और थैंक यू। अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट थे ना उनको बेसिक वे में गो थ्रू किया है, और इन सब कॉन्सेप्ट्स में से कहीं भी अगर आपको उसमें समझ नहीं आई है या कोई पॉइंट आप क्लियर करना चाह रहे हैं या कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। In the last, I sincerely thank the organization committee for giving me the opportunity to share and address such an important topic. A big thanks to Dr. Mariam Tahir, Dr. Anam Shahri, all the PMC community, and thank you all audience.